हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो डिमांड फॉर मनी की थ्योरी में ये जो फ्रीडमैन है उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक बेसिकली मनी एंड बैंकिंग और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में आ जाता है और डिमांड फॉर मनी के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उस हिसाब से अटेम्प्ट किया है और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं और चलिए अब शुरू ही करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ केन्स जनरल थ्योरी इन 1936 इकोनॉमिस्ट डिस्कार्डेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जैसे ही केन्स ने अपनी थ्योरी दी वैसे ही जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो चल रही थी क्लासिकल्स की उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो इंफीरियर थ्योरी होगी। बट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द क्वांटिटी थ्योरी कंटिन्यू टू बी अ सेंट्रल एंड विग्रस पार्ट ऑफ द ओरल ट्रेडिशन थ्रू आउट 1930s एंड 40s। मगर शिकागो स्कूल में, शिकागो यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिक्स का जो स्कूल था उसमें ये थ्योरी लगातार चलती रही, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना भी ज़रूरी है अगर टीचर पे इंप्रेशन डालना है तो। एट शिकागो जो मिल्टन फ्रीडमैन थे, हेनरी साइमंस, लॉयड मिंट्स जो भी इनकी प्रोनाउंसिएशन है, फ्रैंक नाइट एंड जैकब वाइनर taught and developed a more subtle and relevant version of quantity theory of money in its theoretical form, that is, in which the quantity theory was connected and integrated with the general price level. उन्होंने ये जो इकोनॉमिस्ट हैं शिकागो स्कूल के, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर जो इकोनॉमिक स्कूल है, जैसे कि मिल्टन फ्रीडमैन, उनका नाम सबसे ऊपर आता है, तो उन्होंने ये बार बार क्वांटिटी थ्योरी के वर्जन्स को पढ़ा के उसको और ज़्यादा डेवलप कर दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया जनरल प्राइस के साथ। किस तरीके से, वही ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द शिकागो वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हु लेड टू द सो कॉल्ड मॉनेटरिस्ट रेवोल्यूशन इज प्रोफेसर फ्रीडमैन। तो बेसिकली ये जो फ्रीडमैन है उन्होंने शिकागो वर्जन लेके आए और शिकागो वर्जन बेसिकली फ्रीडमैन का वर्जन ही माना जाता है, ठीक है। तो फ्रीडमैन की थ्योरी आ गई या शिकागो वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आ गई, तो एक ही बात है, आप लोगों को एक ही क्वेश्चन का यही आंसर लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ही In his essay, The Quantity Theory of Money, a restatement published in 1956, set down a particular model of quantity theory of money. उन्होंने जो अपना ऐसे लिखा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आ रीस्टेटमेंट के अंदर, उन्होंने 1956 में जो पब्लिश किया था, तो उसके अंदर उन्होंने अपना वर्जन दिया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। वो क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेडिंग बनानी है आपने एक्सप्लेनेशन। इन हिज रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, फ्रीडमैन asserts that the quantity theory is in the first इंस्टांस अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। उन्होंने कहा था जो क्वांटिटी थ्योरी है वो कोई मनी सप्लाई की थ्योरी नहीं है, वो डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ आउटपुट और मनी इनकम और ऑफ द प्राइस लेवल। ये कोई किसी और की थ्योरी नहीं है कि प्राइस लेवल की थ्योरी है या मनी इनकम की थ्योरी, आउटपुट की थ्योरी है, ये डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है। द डिमांड फॉर मनी ऑन द पार्ट ऑफ ultimate wealth holders is formally identical with that of the demand for consumer service। तो उन्होंने कहा था जो भी डिमांड फॉर मनी है, अल्टीमेट वेल्थ होल्डर्स जो पैसा होल्ड करते हैं उनके पास जो डिमांड फॉर मनी है उसको हम डिमांड फॉर कंजम्पशन सर्विस ही कहेंगे, क्योंकि वो डिमांड क्यों करते हैं पैसे की, कुछ ना कुछ कंज्यूम ही करना है। ही रिगार्ड्स द अमाउंट ऑफ रियल कैश बैलेंस, जिसको m डिवाइडेड बाई p कहा है उन्होंने, एज द कमोडिटी विच इज़ डिमांडेड बिकॉज इट यील्ड सर्विसेज टू द पर्सनस हु होल्ड इट। वो कहते थे मनी की डिमांड क्यों होती है, मनी की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि मनी एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि जिसके पास पैसा होगा वो कुछ भी खरीद पाएगा, अपनी मर्जी से कंजम्पशन या फिर कुछ भी कर पाएगा। समझ की बात। दस मनी इज़ एन एसेट और कैपिटल गुड। तो इस वजह से मनी एक एसेट है या कैपिटल गुड है। कैपिटल गुड क्योंकि उससे कमाई भी हो सकती है। हेंस द डिमांड फॉर मनी फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैपिटल और वेल्थ थ्योरी। तो जो डिमांड फॉर मनी है ये हमारा कैपिटल भी है, पूंजी भी है, और ये वेल्थ थ्योरी का भी एक पार्ट है। फॉर अल्टीमेट वेल्थ होल्डर्स द डिमांड फॉर मनी इन रियल टर्म्स मे बी एक्सपेक्टेड टू बी द फंक्शन प्राइमरीली ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। तो उन्होंने कहा था जो डिमांड फॉर मनी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों का फंक्शन है, वो हम फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टोटल वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। द टोटल वेल्थ इज द एनालॉग ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट। टोटल वेल्थ जो है मेन चीज़ हमें दिखाता है कि जो भी हमारा बजट कंस्ट्रेंट है उसमें टोटल वेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ द टोटल दैट मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एसेट्स। जो भी आपका टोटल है
उसी को ही तो आप डिवाइड करोगे, इतना शेयर में रखूंगा, इतना कैश में रखूंगा, इतना फलाने में, इतना फलाने में, इतना सोने में, इतना चांदी में, समझ की बात, इतना ज़मीन में, तो टोटल का ही तो डिवाइड करना है ना। इन प्रैक्टिस एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल वेल्थ आर सेल्डम अवेलेबल। किसी को भी पूछने जाओगे आपकी टोटल वेल्थ कितनी है या पूरे उसकी वेल्थ कितनी है, वो कौन बताता है। इंस्टेड इनकम में सर्व एज एन इंडेक्स ऑफ द वेल्थ। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, इनकम के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सालों तक इसने इतना काम किया तो इतने पैसे हो गए। दस अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन इनकम इज़ सरोगेट ऑफ वेल्थ। इनकम जो है हम सब्सिट्यूट करके यूज़ कर सकते हैं वेल्थ की जगह, क्योंकि वेल्थ तो कोई बताएगा नहीं उसके कितने उसकी धन दौलत है, समझ की बात। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिवीजन ऑफ वेल्थ बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ। तो उन्होंने क्या कहा कि ओवरऑल डिमांड फॉर मनी इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिवाइड करते हो ह्यूमन वेल्थ में अपनी वेल्थ को, टोटल वेल्थ को, ह्यूमन वेल्थ में और नॉन ह्यूमन वेल्थ में। द मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ इज़ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ ह्यूमन वेल्थ। सबसे जो मेजर सोर्स है वेल्थ का वो क्या है, आपके स्किल्स, आप किस हिसाब से अपने स्किल्स को लगा के पैसा कमाते हो, तो उसको उन्होंने ह्यूमन वेल्थ कहा हुआ है। बट द कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन वेल्थ इनटू नॉन ह्यूमन वेल्थ और द रिवर्स इज सब्जेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। आप ह्यूमन वेल्थ से अपनी स्किल से पैसा कमा सकते हो और उस पैसे से कैसे स्किल्स हासिल कर सकते हो, वाइस वर्सा, ये इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं इकोनॉमी में उनके ऊपर डिपेंड करता है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग करंट अर्निंग्स टू परचेज नॉन ह्यूमन वेल्थ और बाय यूजिंग नॉन ह्यूमन वेल्थ टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो वही वाली बात जो मैंने कही थी कि आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो अपनी करंट अर्निंग्स को नॉन ह्यूमन वेल्थ से जो है करंट अर्निंग्स को खर्च करके नॉन ह्यूमन वेल्थ खरीद सकते हो, या फिर आप एक्विजिशन जो फाइनेंस है उसको खर्च के, पैसा को खर्च करके, वेल्थ को खर्च करके अपनी जो स्किल्स हैं उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हो। दस द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ इज़ एन एडिशनल इंपॉर्टेंट वेरिएबल। तो ह्यूमन वेल्थ तो है ही है, नॉन ह्यूमन वेल्थ भी है जो एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है डिमांड फॉर मनी का, ठीक है। फ्रीडमैन कॉल्स द रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन वेल्थ और द रेशियो ऑफ वेल्थ टू इनकम एज डब्ल्यू। उन्होंने इसको डिनोट किया था स्मॉल डब्ल्यू से। तो बाद में जब इनका फंक्शन होगा तो हम बताएंगे कि टोटल फंक्शन क्या क्या कहता है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड जो इन्होंने बताया था वो था एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन मनी एंड अदर एसेट्स, कि मनी और अदर एसेट्स में कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। These rates of return are the counterparts of the prices of commodity and its substitutes and complements in the theory of consumer demand। तो कंज्यूमर डिमांड की थ्योरी जब भी हम पढ़ते हैं तो हम जो भी कमोडिटी के प्राइजेज हैं या फिर जो रेट ऑफ रिटर्न किससे मिलेगा, किससे कितना मिलेगा, उससे हमारी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ की स्टडीज़ हम करते हैं, ठीक है। द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मे बी ज़ीरो as it generally is on currency or negative as it sometimes इज़ ऑन डिमांड डिपॉजिट्स। तो सिंपल वर्ड्स में कभी कभी आपने देखा है जो रेट ऑफ रिटर्न होता है जब भी आप कैश रखते हो तो वो कैश पे तो रिटर्न कोई है नहीं, तो ज़ीरो हो गया। और जो पैसे आप डिमांड डिपॉजिट्स में डालते हो तो कभी कभी करंट अकाउंट में, हमारे तो यहाँ इंडिया में जो सिस्टम है करंट अकाउंट में, इंडिया में तो ऐसे ही चलता है कि करंट अकाउंट पे आपको कुछ भी जो रिटर्न है वो नहीं मिलेगा, मगर कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ कंट्रीज़ में नेगेटिव भी होता है, आपको अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू नेट सर्विस चार्जेस और पॉजिटिव एज इट इज़ ऑन डिमांड डिपॉजिट्स ऑन विच इंटरेस्ट इज़ पेड, दैट इज़ टाइम डिपॉजिट्स। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, एफडीज़ वगैरह हैं, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है मिल जाता है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन अदर एसेट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ जाता है फर्स्टली एनी करंटली पेड यील्ड or cost such as interest on bonds, dividend on equities and cost of storage of on physical assets। तो पहली जो कॉस्टिंग है उन्होंने बताई हुई है कि करंटली पेड यील्ड और कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। जब भी आप बॉन्ड्स होल्ड करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटीज़ होल्ड करते हैं उस पर डिविडेंड्स मिलता है, और जब भी आप कुछ फिजिकल एसेट्स, सोना चांदी जो भी आपके पास फिजिकल एसेट्स हैं, जब भी वो आप क्या कहते हैं बैंक में लॉकर्स वगैरह में रखते हैं तो उसके लिए आपको कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। सेकेंडली changes in the prices of these assets which becomes especially important under the conditions of inflation or deflation। तो दूसरी बात उन्होंने की है कि ये जो एसेट्स हैं इनके प्राइसेस लगातार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और कुछ भी होगा तो प्राइसेस ऊपर नीचे तो होंगी, और जो भी प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे उस हिसाब से भी आपका जो डिमांड फॉर मनी है वो असरदार रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अदर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स
other than income may affect the utility attached to the service of money, which determines liquidity proper, that is variables like taste and preferences of wealth holders, trading in existing capital goods by ultimate wealth holders, etc etc. तो हर एक का अपना अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है कि कौन कितना जो है बॉन्ड्स को होल्ड करेगा या इक्विटीज़ को होल्ड करेगा या म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करेगा, किस चीज़ को होल्ड करेगा, या वो कैपिटल गुड्स को होल्ड करेगा, किस चीज़ को होल्ड करेगा. तो ये सारा अदर वेरिएबल्स में आ जाता है कि हर एक की यूटिलिटी किस हिसाब से है. ठीक है. दीज वेरिएबल्स ऑल्सो डिटर्मिन द डिमांड फंक्शन फॉर मनी अलॉन्ग विद द अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ. तो ये कहता है अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ के हिसाब से जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है. सच वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल यू बाय फ्रीडमैन. फ्रीडमैन ने इनको स्मॉल यू से डिनोट किया था अपने डिमांड फॉर मनी फंक्शन में. ब्रॉडली टोटल वेल्थ इंक्लूड्स ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम और कंज्यूमेबल सर्विसेज. तो ब्रॉडली उन्होंने यही कहा कि जो टोटल वेल्थ है उसमें जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो आ जाते हैं या फिर जो कंज्यूमेबल सर्विसेज हैं वो आ जाती हैं. इट इज़ कैपिटलाइज्ड इनकम. उन्होंने इनको कहा है कि ये सारी की सारी कैपिटलाइज्ड इनकम है. बाय इनकम फ्रीडमैन मीन्स परमानेंट इनकम. आपको याद होगा कंजम्पशन की थ्योरीज में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो फ्रीडमैन ने दिए थे, विच इज़ द एवरेज ऑफ द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन वेल्थ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. तो अगर एक लाइफ टाइम की बात करें तो उसकी एक किसी भी बंदे की जो परमानेंट इनकम है वो जितनी भी इनकम्स हैं उसकी एवरेज जो होती है उसको माना जाता है. ठीक है. तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप उसको जाके देख सकते हैं. तब उनके हिसाब से फॉर्म्स ऑफ वेल्थ क्या है. वेल्थ कैन बी हेल्ड इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज मनी, बॉन्ड्स, इक्विटीज़, फिजिकल गुड्स एंड ह्यूमन कैपिटल. वेरी इंपॉर्टेंट. ये 5 तरीके की जो वेल्थ है उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया था. ईच फॉर्म ऑफ वेल्थ हैज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स ओन एंड अ डिफरेंट यील्ड. हर एक फॉर्म का जो करेक्टरिस्टिक है, जो फीचर्स हैं, जो खासियत है वो अलग अलग है और हर एक के जो रिटर्न्स हैं वो अलग होंगे. ठीक है. तो इसको हम फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. जैसे मनी इज़ टेकन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस टू इंक्लूड करेंसी. इन्होंने कहा था मनी में क्या आ जाता है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं एंड टाइम डिपॉजिट्स विच यील्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. तो जो भी आपके जो डिपॉजिट्स हैं बैंकों में उससे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. दस मनी इज़ अ लग्जरी गुड. उन्होंने ये कहा है अपने डिमांड फॉर मनी फंक्शन में कि मनी एक लग्जरी गुड है और स्टेबल भी है. जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो स्टेबल फंक्शन भी है. इट ऑल्सो यील्ड्स रियल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस, सिक्योरिटी एट्सेट्रा टू होल्डर विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल. तो जब भी आप मनी को होल्ड करते हो, अगर बैंक बुक में डालते हो, तो उन्होंने कहा है कि मनी यील्ड करता है रियल रिटर्न को जब भी वो आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि आप कन्वीनियंट हो, जो मर्जी कर सकते हो, और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू द होल्डर विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल. तो जितनी भी वो सिक्योरिटी आपको मनी प्रोवाइड करता है और कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जनरल प्राइस लेवल की टर्म्स में मेजर की जाती हैं. कि आप जब मर्जी खरीद लो, आपका मन कर रहा है कार खरीद लो, आपका मन कर रहा है मैगी खरीद लो, आपका मन कर रहा है कुछ भी खरीद लो. समझ की बात. तो मनी को इस तरीके से दिखाया हुआ है फ्रीडमैन ने. सेकेंड, बॉन्ड्स आर डिफाइंड एज क्लेम टू अ टाइम स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स दैट आर फिक्स्ड इन नॉमिनल यूनिट्स. बॉन्ड्स आप खरीदते हो क्योंकि आपको फिक्स रिटर्न चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इक्विटीज आर डिफाइंड एज अ क्लेम टू अ टाइम स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स दैट आर फिक्स्ड इन रियल यूनिट्स. इक्विटीज़ की क्वांटिटी फिक्स रहेगी, डिविडेंड मिलता रहेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा अनसर्टेन रहेगा. नेक्स्ट, फिजिकल गुड्स और नॉन ह्यूमन गुड्स आर इन्वेंट्रीज ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो जो भी आपके पास स्टॉक्स पड़े हैं या इन्वेंट्रीज पड़ी हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की या प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स की, उसको फ्रीडमैन ने फिजिकल गुड्स या नॉन ह्यूमन गुड्स कहा गया है. और फिफ्थ, ह्यूमन कैपिटल इज़ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ह्यूमन कैपिटल है. बेसिकली ह्यूमन स्किल्स की बात हो रही है. ठीक है. दस ईच form of wealth has a unique characteristic of its own and a different yield, either explicitly in the form of interest, dividends, labor income, etc., or implicitly in the form of services of money measured in terms of P and inventories, etc., etc. तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जितने भी forms of wealth, 5 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ हैं, हर एक का अपना अपना प्राइस रहेगा, अपने अपने रिटर्न्स रहेंगे, हर एक का अपना अपना, किसी का ज़्यादा रिटर्न हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी में इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी में डिविडेंड मिल रहा है, किसी में लेबर इनकम मिल रहा है. ठीक है. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पी से मेजर हो रही हैं. समझ की बात. कहीं ना कहीं प्राइस से रिलेटेड है. दस द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ दीज expected income flows from the 5 forms of
wealth constitutes a current value of wealth which can be expressed as, तो इन जो 5 स्ट्रीम्स है आपकी, उससे जितना भी पैसा आप कमाते हो उसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं. W क्या है? Current value of total wealth. It is equals to small y divided by r. Small y is the total flow of expected income from 5 forms of wealth. जो भी आपको 5 forms of wealth जो मैंने ऊपर डिस्कस की उससे जितनी भी इनकम आ रही है. एंड r is the interest rate. तो r क्या है? इंटरेस्ट रेट. तो टोटल जो करंट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ है आपकी, उसका ये फॉर्मूला बन जाता है. दिस इक्वेशन शोज दैट वेल्थ इज कैपिटलाइज्ड इनकम. वेल्थ एक कैपिटलाइज्ड इनकम है, इससे पता लग रहा है क्योंकि हमें 5 फॉर्म से आ रही है. फ्रीडमैन in his latest empirical study monetary trend in the United States and United Kingdom 1982 में उन्होंने बताया gives the following demand function for money for an individual wealth holder with slightly different notations from his original study of 1956. उसके बाद जो 82 के अंदर उन्होंने जो दिया वो डिमांड फॉर मनी को हल्का सा चेंज कर दिया. उन्होंने फॉर्मूला बताया डिमांड फॉर मनी फंक्शन का, m डिवाइडेड बाय p. m क्या है? m इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी डिमांडेड. p क्या है? p इज द प्राइस लेवल. इट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y. स्मॉल y इज द रियल इनकम. जो है रियल इनकम क्या होती है? परचेसिंग पावर. w इज द फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ इन नॉन ह्यूमन फॉर्म. आप अपनी टोटल वेल्थ का कितना परसेंट नॉन ह्यूमन फॉर्म में रखते हैं, वो W है. RM इज द एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी. तो जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी होता है उसको उन्होंने RM ले लिया. RB जो है बॉन्ड का रिटर्न हो गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइस. बॉन्ड के प्राइसेस जो ऊपर नीचे हो रहे हैं. RE क्या है? एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटीज़, जिसमें डिविडेंड्स वगैरह भी हो जाते हैं और उसके प्राइस का भी ऊपर नीचे होना. GP लिया है उन्हें. GP इज इक्वल्स टू 1 ओवर प्राइस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू T इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस द एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन फिजिकल एसेट्स. तो बेसिकली जो फिजिकल एसेट्स पे जितना भी रिटर्न है वो. एंड स्मॉल यू क्या था? वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला. स्मॉल यू स्टैंड्स फॉर वेरिएबल्स अदर देन इनकम दैट मे अफेक्ट द यूटिलिटी अटैच्ड टू द सर्विस ऑफ मनी. तो बेसिकली इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला पॉइंट जो ऊपर मैंने बताया था वो सारे वेरिएबल्स जो इनकम से रिलेटेड है, जो आपकी यूटिलिटी को कहीं ना कहीं असर डालते हैं. तो ये डिमांड फॉर मनी फंक्शन है पूरा का पूरा, और ये एक स्टेबल फंक्शन है जैसा कि फ्रीडमैन का कहना था. द डिमांड फंक्शन फॉर बिजनेस इज रफली सिमिलर ऑल्दो the division of total wealth and human wealth is not very useful, since a firm can buy and sell in the marketplace and hire its human wealth at will. तो इसमें ये बताया कि जो डिमांड फंक्शन है बिजनेस फर्म का ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है क्योंकि जो स्किल्स हैं वो मार्केट से खरीदते हैं ना, बंदे मार्केट से खरीदते हैं स्किलफुल बंदे, तो उनको नौकरी देते हैं. बट द अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. बाकी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और सेम है. द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन फॉर मनी is the summation of the individual's demand function with M and Y referring to the per capita money holdings and per capita real income respectively, and W is the fraction of the aggregate wealth in non-human form. तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की बात करें तो इन सबको टोटल करके बन जाएगा, जो इंडिविजुअल का है और जो बिजनेस फर्म्स का है वो सारी चीज़ें टोटल करके बन जाएंगी. ये लाइन ये कहती है द डिमांड फंक्शन फॉर मनी लीड्स टू कंक्लूजन दैट अ राइज इन द एक्सपेक्टेड यील्ड्स on different assets, that is RB, RE and GP reduces the amount of money demanded by wealth holder. अगर आपको ये ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं इक्विटीज़, बॉन्ड्स एंड एटसेट्रा तो आप वेल्थ की डिमांड कम करोगे. एंड दैट एन इंक्रीज इन द वेल्थ रेजेज द डिमांड फॉर मनी. जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी आपका डिमांड फॉर मनी भी बढ़ता रहेगा. द इनकम टू विच कैश बैलेंसेज, जो कि M डिवाइडेड बाई P है, आर एडजस्टेड इज द expected long term level of income rather than current income being received. तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, जो मैंने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कराई थी, कि ये लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा निर्भर करता है बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म. ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंस रहेगी रेदर देन जो करंट इनकम है जो आप रिसीव कर रहे हो. एम्पिरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन यूनिटी. तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी है, विच मीन्स दैट इनकम वेलोसिटी इज फॉलिंग ओवर लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में आपकी इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब लॉन्ग रन में आपकी जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो गिर जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, फॉल होती रहती है लगातार. दिस मीन्स दैट द लॉन्ग टर्म डिमांड फंक्शन
डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज स्टेबल एंड इज रिलेटिवली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, जो कि हमने फिगर में दिखाया। तो लॉन्ग टर्म में ये हल्का सा इन इलास्टिक टाइप बना दिया, ठीक है। प्रॉपर ऐसे सीधी लाइन नहीं बनानी, जैसा फ्रीडमैन ने कहा है वैसे ही करना है ना, हमने उसी टाइप का डायग्राम बनाना है। वेयर MD is the demand for money curve, ये MD demand for money curve है। if there is change in the interest rate, the long run demand for money function is negligible। तो लॉन्ग रन में अगर इंटरेस्ट में हल्का सा चेंज भी आ जाता है तो ये कितना बढ़ रहा है आप खुद सोचो, नेग्लिजिबल कितना बढ़ रहा है। अगर मैं चेंज करूँ इतना तो लॉन्ग रन में जो इंक्रीज आ रहा है उसमें नेग्लिजिबल सा चेंज है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। वही चीज़ ये चीज़ दिखाना चाहती है, ठीक है। तो अब फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ इन मैं भूल गया बोलना, इन फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट थ्योरी ऑफ मनी, द सप्लाई ऑफ मनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर मनी। सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी का कोई रिलेशन नहीं बताया। द सप्लाई ऑफ मनी इज अनस्टेबल ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटीज़। जो सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, उनके काम करने की वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी है वो अनस्टेबल फंक्शन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज स्टेबल। जैसा कि मैंने बोला था कि जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है उसको ये पूरी थ्योरी में स्टेबल कहते हैं, सप्लाई को अनस्टेबल कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी फंक्शन को। इट मीन्स दैट money which people want to hold in cash or bank deposits is related in a fixed way to their परमानेंट इनकम। तो वो सारा का सारा यही कहते हैं कि जो उनके पास कैश है, बैंक डिपॉजिट कुछ भी है, ये सारी की सारी चीज़ें कि वो कितना होल्ड करते हैं ये डिपेंड करता है परमानेंट इनकम पे। इफ़ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज़, पीपल हु सेल सिक्योरिटीज़ विल फाइंड देयर होल्डिंग्स ऑफ मनी हैव इंक्रीज्ड इन रिलेशन टू देयर परमानेंट इनकम। तो अब अगर उनके हिसाब से चलें तो सेंट्रल बैंक जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगा तो वो क्या करेंगे, वो उनकी होल्डिंग्स भी बढ़ती जाएंगी क्योंकि उनकी ओवरऑल परमानेंट इनकम भी बढ़ेगी। दे विल देयरफॉर स्पेंड देयर एक्सेस होल्डिंग्स ऑफ मनी पार्टली ऑन एसेट्स एंड पार्टली ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी वो गुड्स भी खरीद लेंगे ज़्यादा, सर्विसेज भी ज़्यादा खरीद लेंगे और उनके पास एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। दिस स्पेंडिंग विल रिड्यूस देयर मनी बैलेंसेज एंड एट द सेम टाइम रेज द नॉमिनल इनकम। बेसिकली अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो उनकी जो मनी की बैलेंसेज हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब रियल वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी, प्राइजेस वगैरह बढ़ जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अ रिडक्शन इन द मनी सप्लाई बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़ ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी की सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अपनी सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स बेचेगा, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचेगा। द होल्डिंग्स ऑफ मनी ऑफ द बायर ऑफ द सिक्योरिटीज़ इन रिलेशन टू देयर परमानेंट इनकम कम हो जाएगी। तो लोगों से या फिर इंस्टीट्यूशन से बेच के जब भी वो पैसे लेगा तो लिक्विडिटी तो कम हो जाएगी ना मार्केट में। दे विल देयरफॉर रेज देयर मनी होल्डिंग्स partly by selling their assets and partly by reducing their consumption expenditure on the goods and services। तो वो कम खाएंगे, उससे उनका मनी का जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है, या फिर वो अपने जो बॉन्ड्स वगैरह उनको सेल करेंगे मार्केट में, उससे भी उनका जो पैसे का जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है, ठीक है, पैसे की जो होल्डिंग्स है वो बढ़ सकती है। दिस विल ट्रेंड टू रिड्यूस नॉमिनल इनकम, इसकी वजह से नॉमिनल इनकम कम हो जाएगी। दस ऑन बोथ साइड्स द डिमांड फॉर मनी रिमेन स्टेबल। तो दोनों तरीके से देखें तो डिमांड फॉर मनी फंक्शन एक स्टेबल फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, अ चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी कॉजेज अ प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस लेवल और इनकम और इन बोथ। तो उनका ये मानना था कि अगर मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो प्रोपोर्शनेट चेंज आता है प्राइस लेवल में या इनकम में या दोनों के दोनों में। गिवन द डिमांड फॉर मनी, इट इज़ पॉसिबल to predict the effects of changes in the supply of money ऑन टोटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अगर हमें पता हो कि डिमांड फॉर मनी फंक्शन ये है तो अगर हमें देखना हो कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में मतलब किस तरीके से चेंज आता है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चे में क्या चेंज आएगा, तो हम अच्छे तरीके से ये निकाल सकते हैं। तो बेसिकली प्रिडिक्शन करना जो है वो सही होगा अगर मनी का जो डिमांड फंक्शन है वो स्टेबल चल रहा है, ठीक है। तो उसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया। इफ़ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, an increase in the supply of money will raise the output and employment with a rise in total expenditure। तो इसमें बताया कि अगर इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पे काम कर रही है तो जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाया जाएगा उसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे। बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन द शॉर्ट रन, मगर ये शॉर्ट रन में ही पॉसिबल होगा। ये मनी की डिमांड है, ये सप्लाई होगी, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी दे दिया, वाई एक्सिस पे हमने इनकम दे दिया। अब डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। फ्रीडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वेयर इनकम जो कि y है इज शोन ऑन OY एक्सिस एंड द सप्लाई and demand for money is shown on x-axis. MD is the demand for money curve which varies with income। इनकम के चेंज होने से, इनकम के बढ़ने से, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे वो बढ़ रही है ना, ठीक है। प्रोपोर्शनेट रिलेशन दिखाया हुआ है।
MS is the money supply curve which is perfectly inelastic to the changes in income. तो ये वाली कर्व है, ये सप्लाई कर्व्स हैं, वो इनइलास्टिक दिखाई हुई हैं. इनइलास्टिक मतलब कि इनकम के चेंज होने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. द टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट E एंड डिटर्मिन द इक्विलिब्रियम इनकम OY. तो ये जो डिमांड फॉर मनी है और ये जो सप्लाई ऑफ मनी है, ये E पॉइंट पर कट करती है और इनकम हमारा आ गया OY. ठीक है. उसके आगे इफ़ द मनी सप्लाई राइजेज द MS कर्व, ये जो MS कर्व है, मैंने यहाँ MS नहीं लिखा, मैं यहाँ MS लिख देता हूँ, मनी सप्लाई कर्व MS, यहाँ पे MS1. ठीक है. डायग्राम बनाते बनाते दिमाग से निकल गया होगा. तो शिफ्ट टू द राइट टू M1S1, तो मैं यहाँ M1S1 लिख देता हूँ. तो ये जो मनी सप्लाई कर्व है ये M1S1 पे जो है इंटरसेक्ट करती है. अगर मनी सप्लाई बढ़ के यहाँ से यहाँ चलेगी, अब नया इक्विलिब्रियम E1 हो गया तो इनकम भी बढ़ गया. तो सिंपल वर्ड्स में गिवन द डिमांड फंक्शन फॉर मनी, जो मैंने ऊपर बताया था, गिवन द डिमांड अगर सप्लाई में चेंज आए तो इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ जाता है, वो ये कहना चाहते हैं. एज अ रिजल्ट द मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर मनी विच रेजेज द टोटल एक्सपेंडिचर. उसकी वजह से लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, तो नया इक्विलिब्रियम E1 पे आ जाएगा बिटवीन MD एंड M1S1 कर्व्स, और उसकी वजह से इनकम भी बढ़ जाएगी OY1. तो यही चीज़ जो है डायग्राम उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. Thus, Friedman presents the quantity theory as a theory of demand for money, and the demand for money is assumed to depend on asset prices or relative returns and wealth or income. Relative returns and wealth or income. तो simple words में वो ये कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी है उसकी थ्योरी नहीं है, डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है. ठीक है. और वो डिमांड फॉर मनी एज्यूम करते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, एसेट के प्राइसेस कितने या रिलेटिव रिटर्न्स कितने एसेट्स के, और वेल्थ और इनकम पे डिपेंड करता है. ही शोज हाउ अ थ्योरी ऑफ अ स्टेबल डिमांड फॉर मनी बिकम्स अ थ्योरी ऑफ प्राइस एंड आउटपुट. तो उन्होंने प्राइस एंड आउटपुट के साथ लास्ट में ला के जो है अटैच कर दी अपनी डिमांड फॉर मनी की थ्योरी. अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड एंड द नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड विल बी एविडेंट प्राइमरीली in attempted स्पेंडिंग. तो बेसिकली उन्होंने जो नॉमिनल डिमांड क्वांटिटी ऑफ जो नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड है उसको आ जाके जोड़ के इकट्ठे करके जो है स्पेंडिंग की फॉर्म में दिखा दिया. एज द डिमांड फॉर मनी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स, इट फॉलोज द सब्सटेंशियल चेंजेस इन प्राइजेस और नॉमिनल इनकम आर ऑलमोस्ट invariably the result of the changes in the nominal supply of money. तो सारा कुछ ला के उन्होंने जो डिमांड फॉर फंक्शन ऑफ मनी बताया था उस पर कंक्लूड कर दिया कि ये जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इन सारी चीज़ों के चेंज होने से डिमांड फॉर मनी चेंज होता है. मगर जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो एक स्टेबल फंक्शन है, इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा. डिमांड फॉर मनी अगर हमें पता हो और सप्लाई ऑफ मनी में अगर चेंजेस आते रहें तो हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हैं, उनका ये भी कहना था. ठीक है. तो उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर एक थ्योरी की क्रिटिसिज्म तो आती है. ठीक है. मिल्टन फ्रीडमैन्स स्टेटमेंट ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन to monetary economics, but it has faced various criticism. भाई थ्योरी तो अच्छी है मगर फिर भी बुराई तो होएगी ना, तो उसकी भी क्रिटिसिज्म है. सबसे पहला, assumption of stable स्टेबल डिमांड फॉर मनी फंक्शन. तो जो उन्होंने एज्यूम किया था जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो स्टेबल है, मगर असल ज़िंदगी में कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि वो स्टेबल नहीं है. फ्रीडमैन एज्यूम दैट द डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल. उनका ये कहना था प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, स्टेबल है. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दिस अजम्पशन मे नॉट होल्ड इन रियलिटी. असल ज़िंदगी में स्टेबल नहीं है, स्पेशली इन द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में स्टेबल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. where factors like financial innovations या changes in payment technology या shifts in consumer behavior can lead to unpredictable changes in the money supply. तो इतनी financial innovations हो रहे हैं, mode of payments change हो रही हैं, technologies change हो रही हैं, तो उसकी वजह से demand for money function जो है unstable होगा rather than stable. Second, इसकी criticism आ जाती है neglect of short run dynamics. ये short run के जो dynamics हैं उसको ignore कर देता है और long run पे focus करती है theory. Friedman's focus on the long-run relation between the money supply and price level has been criticized for neglecting short-run dynamics. तो long run को जोर दिया और short run को ignore कर दिया. In short run, changes in money supply can affect आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. मैंने यहाँ आउट लिख दिया, मैं यहाँ लिखना था आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो शॉर्ट रन में भी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को जो है पूरी तरीके से असर दिया जा सकता है मनी सप्लाई के चेंज करने से, नॉट जस्ट प्राइजेस. ठीक है. तो शॉर्ट रन में मनी सप्लाई अगर चेंज होती है तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ प्राइजेस नहीं चेंज होंगे, जैसा कि इस थ्योरी का कहना था. इन शॉर्ट रन, नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इज की एस्पेक्ट ऑफ कीन्स
इकोनॉमिक्स दैट फ्रीडमैन्स थ्योरी टेंड्स टू डाउन प्ले। तो शॉर्ट रन में बेसिकली जो केन्स है वो सारी की सारी थ्योरी शॉर्ट रन की देता है, और केन्स का ये मानना था कि जो मनी है वो नॉन न्यूट्रल होता है इन शॉर्ट रन, बट ये जो क्लासिकल्स और ये जो नियो क्लासिकल्स हैं ये मान के चलते हैं कि मनी लॉन्ग रन में न्यूट्रल होता है और शॉर्ट रन में वो बात ही नहीं करते। समझ की बात। नेक्स्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई शॉर्ट रन की स्टडी नहीं करेंगे, हम लॉन्ग रन की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, कॉजैलिटी इश्यूज। While Friedman emphasized that causal relationship of money supply to price levels, critics argue that causality can run both ways। वो कहते थे कि जो causality मतलब cause and effect relationship है from मनी से कहाँ पे जा रहा है, टू प्राइस, मतलब मनी सप्लाई के चेंज होने से प्राइस लेवल ऐसा हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगा। क्रिटिक्स कहते हैं ये तो बोथ वे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन लीड टू चेंजेस इन मनी डिमांड। इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी, मतलब जॉब्स वगैरह मिलेंगी तो मनी की डिमांड एग्जाम्पल के तौर पर बढ़ेगी, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। दिस जो उसने बाय डायरेक्शनल कॉजैलिटी कॉम्प्लिकेट्स द सिंपल रिलेशनशिप गिवन बाय फ्रीडमैन ने वन साइडेड दिया था, और वैसे देखा जाए तो डबल साइडेड रिलेशन भी हो सकता है। समझ की बात। तो नेक्स्ट आ जाता है एम्पिरिकल वैलिडिटी। सम एम्पिरिकल स्टडीज हैव चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी विच इज़ अ क्रूशल कंपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। ये थ्योरी मान के चलती है मनी की डिमांड स्टेबल है, जो पैसा जो घूम रहा है उसकी जो स्पीड है वो स्टेबल रहेगी, वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगा, जो कि मतलब वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है, वैलिड चीज़ नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है, डिपेंड करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ नॉट स्टेबल, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल ब्रेक्स डाउन। अगर वेलोसिटी ऑफ मनी स्टेबल नहीं है तो जो इन्होंने डायरेक्ट रिलेशनशिप बता दिया मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का, वो आसानी से ब्रेक डाउन कर सकता है। नेक्स्ट, पॉलिसी implications. Friedman's advocacy for a fixed money supply growth rule has been criticized for being too right। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही राइट वर्ड बात कर दी, राइट साइड की बात कर दी काफ़ी, कि भाई अगर फिक्स्ड मनी सप्लाई रहेगी तो इस हिसाब से जो है डिमांड फॉर मनी फंक्शन ऐसा रहेगा, ये वैसा रहेगा। ऊपर भी मैंने जो डायग्राम बनाया वो इनइलास्टिक बनाया ना, ऐसे करके सप्लाई ऑफ मनी का। तो उन्होंने मतलब जो सप्लाई ऑफ मनी था उसको एक फिक्स्ड फैक्टर माना, और ये बताया कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो फलां चीज़ों से, गवर्नमेंट पॉलिसी से या सेंट्रल बैंक से चेंज होगा, मगर उसका जो इनकम से रिलेशन है वो एकदम फिक्स्ड बता दिया, ठीक है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सच अ रूल मे नॉट be appropriate in the face of economic shocks and require flexible monetary responses। monetary policy के जो responses हैं वो flexible होते हैं, तो हम short run में ये नहीं कह सकते कि ये भाई बिल्कुल ही inelastic रहेगी income के हिसाब से, ठीक है। The financial crisis of 2007 and 8 for example highlighted the need for central banks to adapt their policies to changing economic conditions। तो 2007-8 में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसमें ये सेंट्रल बैंक ने देखा कि उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको सिचुएशंस के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, तभी जो है ये जो क्राइसिस है उससे निकला जा सकता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। Modern central banks often use inflation targeting rather than focusing solely on money supply। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि सिर्फ मनी सप्लाई की थ्योरी करके ही हम इन्फ्लेशन के टारगेट को नहीं हासिल कर सके, और भी कई तरीके हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट Friedman's emphasis on controlling the money supply may not be as effective as directly targeting inflation, especially इन इकोनॉमीज़ विद वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो उन्होंने ये कहा था कि जो फ्रीडमैन ने जो जोर लगाया है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर सकता, स्पेशली उस जगह पे जहां ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट्स काफ़ी डेवलप्ड हैं। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। फ्रीडमैन्स थ्योरी was developed in a context where economies were less interconnected। तो जहाँ ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी वहाँ के लिए उन्होंने थ्योरी लिख दी उस टाइम पे। इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कैपिटल फ्लोज, एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स play a significant role in determining the money demand and supply, which complicate the application of Friedman's theory। तो फ्रीडमैन की थ्योरी आजकल के टाइम पे जहाँ ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री फटाक से क्लिक करके पहुँच जाता है, वहाँ पे जो है उसकी एप्लीकेशन काफ़ी लिमिटेड रह जाती है। अब कंक्लूजन, डिस्पाइट दीज क्रिटिसिजम्स फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉनेटरी थ्योरी। काफ़ी बुराइयाँ हुई हैं, फिर भी इसकी जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इट हैज़ इन्फ्लुएंस सेंट्रल बैंकिंग प्रैक्टिसेस एंड अंडरस्कोर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन थ्रू डिसिप्लिन मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने
काफ़ी अच्छे तरीके से सेंट्रल बैंकिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस किया और बताया कि भाई किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और मॉनेटरी पॉलिसी किस हिसाब से बननी चाहिए। तभी उनकी सारी थ्योरीज़ को और उनको मॉनेटरिस्ट कहा जाता है, मॉनेटरिज्म को फैलाने वाले वही थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।